से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। तो बातचीत के लेखक का जन्म कब हुआ, मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो कहेंगे 23 जून 1844 को। और पूछ लिया जाएगा कि कहां हुआ, तो कहेंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न बन गया ना कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ भाई, तो 23 जून 1844 को। कहां हुआ भाई, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हो गई, तो कहेंगे 20 जुलाई 1914 को। कहां हो गया भाई, तो जहां पे इनका निवास स्थान था। निवास स्थान कहां था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कब मृत्यु हुई, 20 जुलाई 1914 को। ठीक है जी, ओके। अब कहा जाता है कि इनके माता पिता कौन थे, तो इनके माता जी का नाम और पिताजी का नाम जरा जानिए। कहते हैं इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है। बेनी प्रसाद भट्ट जी, जो एक पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। ठीक है, तो इनके पिताजी कौन थे, बेनी प्रसाद भट्ट जी, पेशे से व्यापारी हुआ करते थे। और इनकी माता का नाम है पार्वती देवी। माता का नाम क्या है, पार्वती देवी। और पिताजी का बेनी प्रसाद भट्ट जी, जो व्यापारी थे। ठीक है, और माता जी का नाम पार्वती देवी। ये क्या थी, तो एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला की मतलब पढ़ी लिखी समझदार महिला। ठीक है ना, तो उनकी जो माता श्री थी उनका नाम है पार्वती देवी जी, और एक प्रकार की सुसंस्कृत महिला थी, मतलब पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। ठीक है, जिन्होंने उनके मन में मतलब बालकृष्ण भट्ट के मन में, मतलब उनके माता जी ने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। मतलब बालकृष्ण भट्ट को बचपन में पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी माताश्री तो सुसंस्कृत महिला थी, पढ़ी लिखी समझदार थी। तो वो चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बालकृष्ण भट्ट जो है पढ़े लिखे, है ना। तो इनके मन में अगर जरा भी अध्ययन करने के प्रति अगर रुचि कोई जगाई है तो उनके माता श्री ने जगाई है। ठीक है जी, समझ रहे बातें। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारी पार्वती देवी हैं वही बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने के प्रति आकर्षित किए, है ना, कि पढ़ना जरूरी क्यों है। आगे देखिए, शिक्षण देखिए कि आखिरकार बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा कैसे कैसे हुआ, है ना, शिक्षण कैसे कैसे हुआ। अब यहाँ देखिएगा, कहते हैं बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। मतलब शुरुआत दौर में बालकृष्ण भट्ट ने ना अपने आप में कौन सी शिक्षा प्राप्त की भाई, तो संस्कृत की शिक्षा, है ना। सबसे पहले अगर बालकृष्ण भट्ट ने अपने प्रारंभिक शिक्षा पाई तो वह है संस्कृत की शिक्षा, है ना, संस्कृत की शिक्षा। कहते हैं कि फिर 1867 के दौरान, कब, 1867 के दौरान प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। ठीक है, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश परीक्षा। तो कब दिए थे भाई, तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से, है ना, एंट्रेंस की परीक्षा दिए, प्रवेश परीक्षा दिए। ठीक है, और फिर आ गया वक्त कब भाई, 1869 से लेकर 75 तक। तो 1869 से लेकर 75 तक के बीच में उन्होंने इसी स्कूल में अध्यापन का भी कार्य कर लिया, है ना। मतलब एंट्रेंस की परीक्षा दिए और पास हुए, और फिर 1869 से लेकर 75 तक के बीच में उन्होंने अध्यापन का भी कार्य इसी स्कूल में, क्या मतलब पढ़ाने लिखाने का भी कार्य इसी स्कूल में शुरू कर दिए। जिस स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास करे उस स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिए। फिर 1885 वक्त बीता, समय तो गुजरता जाता है ना, तो समय गुजरता गया, 1885 आया। प्रयाग के, है ना, सीबीएसई स्कूल में, प्रयाग के सीबीएसई स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बन गए। क्या बन गए भाई, प्रयाग के सीबीएसई स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बन गए, मतलब गुरुजी बन गए, है ना, गुरुजी बन गए। और 1888 में प्रयाग के कार्यरत पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। कब हुए भाई, तो कहते 1888 में। कहां हुए, प्रयाग का कार्यरत पाठशाला, है ना, प्रयाग के कार्यरत पाठशाला इंटर कॉलेज हुआ करता था। क्या, इंटर कॉलेज, वहां पर वो 1888 में क्या बन गए, अध्यापक के पद पे नियुक्त हो गए, चुने गए, है ना, चुने गए। किंतु उन्हें उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, है ना। उग्र स्वभाव मतलब एग्रेसिव, मतलब वो अपने बारे में बुराई नहीं चाहते थे। अगर जरा भी लोग बुरा भला कर दे तो वो थोड़ा सा तंग जाते थे, हमको बुरा भला कहेगा, है कि नहीं। तो इसको कहते उग्र स्वभाव। तो बालकृष्ण भट्ट जी को 1888 में प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन उनको वो नौकरी छोड़नी पड़ गई। क्यों भाई, उग्र स्वभाव के कारण से उनको नौकरी छोड़नी पड़ गई। इसके बाद वो शेष जीवन, मतलब बचा खुचा जो भी जीवन काल रहा उनका, वो लेखन कार्य में ही चला गया। मतलब जो भी इनका जीवन बचा ना, सबके सब लेखन कार्यों में निभा दिए, है ना, सबके सब लेखन कार्यों में निभा दिए, लेखन करने में, है ना। विशेष परिस्थितियां भी इनके साथ बीती है। देखिए, हर एक इंसान के, है ना, आपाबीती एक घटनाक्रम होता है, विशेष परिस्थितियां होती हैं। आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी है, सबके साथ होता है। वैसे ही बालकृष्ण भट्ट के साथ भी हुआ। क्या हुआ भाई, कहते पिताजी के निधन उपरांत, मतलब पिताजी की मृत्यु के बाद पैतृक व्यापार को संभालने के नाम पर गृह कलेश का सामना करना पड़ा। मतलब जब इनके पिताजी छोड़ चले, दुनिया को छोड़ चले, तो जो भी पैतृक संपत्ति था उसको संभालने के लिए, जो भी पैतृक
व्यापार था, व्यवसाय था, उसको संभालने के लिए घर में आए दिन कलेश होता था, है ना, कलह होता था, तो उसको भी बेचारा सामना किया, ठीक है ना। तो कहते हैं पिताजी के मृत्यु के बाद घर में जो भी कलेश होता था व्यापार को संभालने के लिए, व्यवसाय को संभालने के लिए, उसका भी वो बेचारा सामना किए। और पैतृक घर को छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। मतलब वो अपना पैतृक घर छोड़ दिया, मतलब बाबूजी के घर में जो रहते थे वो अपना घर छोड़ दिए, और घर छोड़ दिए तो उनको बहुत ज्यादा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे की तंगी आ गई, है ना, ललायत होते थे कुछ नया चीज खाने को, पहनने को, पैसों की तंगी आप समझ सकते हैं, हम लोग सब गरीब है भाई, है ना। तो कहते हैं क्या कि पैतृक घर को छोड़ दिए, बहुत भारी आर्थिक तंगी आ गई उनके लाइफ में, है ना, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत से काम लिए और हिम्मत से काम लेकर साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। साहित्य कहने का मतलब हिंदी साहित्य के प्रति, लेखन कार्यों के प्रति समर्पित हो गए, है ना, अपने आप को समर्पित कर दिए। और तब जाकर ही तो हम इनके जीवनी को पढ़ रहे हैं आज अगर इनके जीवनी को पढ़ रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा प्रसिद्ध निबंधकार कोई है तो वो है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, है ना, हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब देखिए इनसे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे आपको, है ना, आगे मैं बताता हूं कैसे प्रश्न बनेंगे, आगे देखिए। अब यहां देखिएगा बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं भी जरा देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न तो पूछा जाता है, रचनाओं से प्रश्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए कैसे कहता है क्या कि उपन्यास वाले में पहले आइए, उपन्यास कौन कौन लिखे, कौन कौन उपन्यास लिखे हैं ना। तो देखिए उपन्यास में सबसे पहले आइए 100 अजान 1 सुजान। पूछ लेगा क्या पूछ लेगा, 100 अजान 1 सुजान किनकी रचना है, तो कहेंगे बालकृष्ण भट्ट की। 100 अजान 1 सुजान क्या है, तो उपन्यास है, ठीक है ना जी। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्त बैरी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, ये सब के सब इनके सुप्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है, सुप्रसिद्ध उपन्यास है, किनके, हमारे बालकृष्ण भट्ट के, ठीक है। तो दम क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, दम तय है, पूछेगा ही पूछेगा। क्या पूछेगा भाई, तो 100 अजान 1 सुजान किनकी रचना, बालकृष्ण भट्ट की। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, है ना, गुप्त बैरी, ये सब पूछेगा बाबू मेरे। एक बार स्क्रीनशॉट लो और मस्त तरीके से याद कर लो, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लो मस्त तरीके से याद कर लो। अब आओ नाटक वाला में, नाटक भी बहुत बेस्ट लिखे थे, एक से एक नाटक, है ना। तो सबसे पहले क्या भाई, तो कहते हैं पद्मावती की कथा आपने सुना होगा, या तो एक मूवी भी आई थी, है ना, मूवी भी आई थी पद्मावती की, तो आपने वो कहानी सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा, है ना। तो ये नाटक उन्होंने ही लिखा था, बालकृष्ण भट्ट ने, है ना। शिशुपाल वध, है ना, पतित पंचम, सीता वनवास, मेघनाथ वध, चंद्रसेन, शिक्षादान, ये सब इनके क्या है, सुप्रसिद्ध नाटक है, सुप्रसिद्ध नाटक है, ठीक है ना। उसी का साथ प्रहसन में भी आएंगे, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सब इनके क्या है, प्रहसन है। और निबंधों में तो मत कहिए भाई, निबंधों के ये तो भाई क्या है, जनक है, जनक। इन्हीं को तो भाई निबंधकार के श्रेणी में रखा जाता है, कहा जाता है सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध निबंधकार कौन है, तो हमारे बालकृष्ण भट्ट है ना। सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध निबंधकार कौन है, हमारे बालकृष्ण भट्ट। ऐसा क्यों, तो कहते हैं वो अपने जीवन काल में ना निबंधों की संख्या लगभग 1000 लिखे, 1000 निबंध लिख दिए, है ना, अपने जीवन काल में 1000 निबंध लिख दिए। आज जिस 1000 निबंधों में से 100 गो से ज्यादा अति महत्वपूर्ण निबंध है। सोचिए 1000 निबंध वो अपना जीवन काल में लिख दिए, और 100 गो तो ऐसा है जो अति महत्वपूर्ण निबंध है, अति महत्वपूर्ण निबंध, है ना, अति महत्वपूर्ण निबंध। कहते हैं उनके जो निबंध है, तो बहुत सारी निबंधों की श्रृंखला हो, तो उसे निबंध भट्ट निबंधमाला के रूप में जान जाते हैं। मतलब जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि एल्बम किसका भाई, निबंध का एल्बम, जो सब जगह एक जगह निबंध को रखा गया तो निबंध का एल्बम, तो उसका नाम क्या दिया गया, तो भट्ट निबंधमाला, भट्ट निबंधमाला, है ना। उनके जितने भी निबंध थे ना सब एक जगह करके उसका नाम दे दिया गया भट्ट निबंधमाला, है ना, जिसे 2 खंडों में प्रकाशित किया गया, भट्ट निबंधमाला को 2 खंडों में प्रकाशित किया, सभी निबंधों को एक साथ, ठीक है ना। अब इससे भी प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है ना। अब इधर आइए, अब कहते हैं बालकृष्ण भट्ट के साहित्य परिचय कहने का मतलब हो गया कि उन्होंने हिंदी में अपने आप को किस तरह से योगदान दिए, है ना, उनका साहित्य परिचय क्या क्या है, साहित्य परिचय क्या क्या है। चलिए देखिए, कहते हैं क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कर दिए और इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका किनके द्वारा निकाला गया था, तो कहेंगे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बताइएगा कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका जो है कितने वर्षों तक चलाते रहे, तो 33 वर्षों तक, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो बताइए हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका क्या है भाई, एक प्रकार के उनके लेखन है, ठीक है, 33 वर्षों तक ये चला था। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है जो 33 वर्षों तक चला था, समझे ना। हाँ, अब इधर आइए,
बहुत सारे ऐसी बातें जो आप समझ सकते हैं। कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे। बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें क्या रखे भाई, निबंध के रूप में उन्हें कहा गया कि आप ना अंग्रेजी के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे जाएंगे। मतलब जिस तरह से अंग्रेजी के साहित्य में एडिशन और स्टील हैं, वैसे ही हिंदी में उनको निबंधकार के रूप में एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया। किनके द्वारा रखा गया, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, है ना, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उन्हें अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा।